student. Today we will discuss next chapter, probability. Probability करने से पहले इसमें कुछ टर्म है भी, उसके बारे में देखें, फिर हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी में है वो तो है आपकी प्रायिकता, कि किसी चीज की होने की कितनी संभावना, प्रायिकता, उसमें उसका यूज किया गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसका आंसर है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा याद रखना, कम से कम 0 या 0 से बड़ा ही होगा, और बड़े से बड़ा या ज्यादा 1 या 1 से छोटा ही होता है इसका आंसर। कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या 0 और 1 के इक्वल हो सकता है। एक तो ये है प्रोबेबिलिटी का। दूसरा, इससे पहले कुछ टर्म है। पहला तो रैंडम का यूज होगा, उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा यूज होगा, आपके काफी क्वेश्चन में रैंडम का यूज होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, पर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो चीजें उसको सेटिस्फाई करनी जरूरी है। एक तो क्या, जो हमारे आउटकम है वो मोर देन 1 होंगे उसमें। एक तो फर्स्ट चीज तो ये है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो आउटकम है, आउटकम का मतलब है जब हमारे पास इवेंट होंगे वो 1 से ज्यादा होंगे तभी हम प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या जरूरी है, जो आउटकम्स है वो 1 से ज्यादा होंगे। सेकंड ये है कि हम उसमें पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हमारा आंसर आएगा, जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा। वो तो आने के बाद ही पता चलता है कि हमारी संभावना क्या क्या, यानी कौन सा एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, हम भी टॉस करते हैं, तो हम पहले ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, कुछ प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका हेड और टेल की, तो उसके लिए क्या है कि हम पहले संभावना ये नहीं जाहिर कर सकते कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए 2 हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि उसमें हमें अनिश्चितता है कि क्या कुछ भी आ सकता है, आपका फेयर कॉइन है इसलिए। तो दूसरा भी इक्वली लाइकली का मतलब है सभी जो इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, जो आने की संभावना है, उनका सभी का प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, न किसी की ज्यादा न किसी की कम है। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, दोनों की आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। इतने ही चांस तो हेड आने के, इतने ही टेल आने के, यानी 50-50% है। तो इक्वली लाइकली का मतलब यही होता है कि दो जितने भी आउटकम्स हैं उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो भी, एक तो होता है सैंपल स्पेस और एक होता है फेवरेबल केस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है भी, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं या एक सिक्का लेते हैं तो उसमें उसको जब उछालते हैं तो आने की संभावना हमारे पास 2 है, क्या, या तो हेड या टेल, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। यानी क्या क्या आ सकता है इसमें, उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। इसी का देखो, एक सिक्के को 2 टाइम उछाड़े या 2 सिक्कों को एक साथ उछाड़े, एक ही बात होती है। एक सिक्के को 2 बार उछाड़े या 2 सिक्कों को एक साथ उछाड़े, दोनों की बात एक ही है। तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बढ़ेगा, तो देखो इसके कितने केस बढ़ेंगे, 4 केस बढ़ेंगे। या तो दोनों में हेड और हेड आ जाए, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाल ले हो तो दोनों में हेड भी आ सकता है, या दोनों में टेल भी आ जाए, या ये हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड, या पहले में हेड और दूसरे में टेल। ये होगी आपके इसमें सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद है फेवरेबल केसेस। इसका सेकंड है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस भी देखो। फेवरेबल केसेस में क्या होगा कि आपने कह दिया कि एक सिक्के को उछाड़ा तो उसमें हेड आए, इसकी क्या होगी, तो फिर हेड आए तो हमें केवल हेड चाहिए, एक ही होगा एक सिक्के में। और एट लीस्ट इसमें एक हेड आए
यानी दो सिक्कों को एक साथ उछाला, तो इसके फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे कि एक ऐड है, एक ऐड है तो उसमें एक ऐड तो इसमें भी है और एक ऐड इसमें भी है, तो इसके फेवरेबल केसेस क्या हो गए HTTS, ये 2 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालनी है, वन हेड की जो भी निकालनी होगी वो क्या होगा फेवरेबल केसेस तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस, इससे हमारा आंसर आएगा। ऊपर तो क्या होगा फेवरेबल केसेस और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होगा सैंपल स्पेस, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। तो किस तरह क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं। अभी क्वेश्चन एक बार इसका आराम से समझ में आ जाएगा। एक और अभी वो क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे एट लिस्ट और एट मोस्ट का मीनिंग क्या है। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चीज कितने भी हो जाए, और एट मोस्ट का मतलब ज्यादा इतना आना चाहिए, ना आए उससे कम से कितना भी आ जाए वो होगा एट मोस्ट और एट लिस्ट, और क्वेश्चन में यूज होगा तब आराम से समझ में आ जाएगा। अभी तो इसके क्वेश्चन देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स contains 3 येलो 2 रेड 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बॉक्स में अभी 3 येलो बॉल, 3 येलो 2 रेड और 4 ग्रीन बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल है, मार्बल है, 3 ब्लैक बॉल, ब्लैक है मार्बल है, 3 ब्लैक है मार्बल। 2 मार्बल आर टेकन वन आफ्टर दी अदर, 2 मार्बल निकाले गए एक के बाद एक, पहले एक निकाला उसके बाद दूसरा मार्बल निकाला एट ए रैंडम, रैंडम का आ गया ना, सभी का आने की प्रोबेबिलिटी यानी किसी को भी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, वन एक से ज्यादा होना चाहिए। फ्रॉम दी बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल आर रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बोथ मार्बल है वो रेड है, यानी जो हमने एक के बाद एक निकाला है तो दोनों बार रेड मार्बल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है। तो देखो पहले तो फेवरेबल केसेस यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, देखो 3 2 5 5 4 9 9 3 13, ये 12 सॉरी 13 12 है, 12 है, तो 12 हमारे क्या है टोटल मार्बल है। तो पहला जो मार्बल निकलेगा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मार्बल आर रेड इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की क्या होगी, पहला मार्बल रेड है तो पहले हमारे पास कितने हैं 2 रेड है, तो इसमें से कोई एक लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों में से कोई भी तो एक हो सकता है, तो यानी 2C1, C1 का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2 मार्बल तो हमारे दोनों में से कोई भी आ जाए, 2 सैंपल्स पे 2 फेवरेबल केसेस हैं। जो पहले हम बैग से रेड मार्बल निकालेंगे तो हमारे पास रेड मार्बल 2 है और रेड की कुछ है, तो निकालें तो पहला मार्बल इस पर नंबर यदि 1 और 2 लिख रखे तो पहला भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है, तो 2 फेवरेबल केसेस 2 हो गए हमारे पास, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 12, तो 2/12 हो जाएगा। अब सेकंड जो निकालेंगे उसमें से एक रेड तो पहले गिर चुका, निकाल चुके हम, तो हमारे पास उसमें बैग में रेड कितना रह गया 1 ही रह गया, तो सेकंड के लिए फेवरेबल केसेस 1 और टोटल वो कितने मार्बल रह गए 11, क्योंकि एक तो पहले निकाल लिया, तो टोटल के लिए ये आ गया 1/11, 2 से ये कैंसिल होंगे 6 पे, तो ये आ गया 1/66, ये आंसर होगा 1/66। क्वेश्चन केवल समझने का है, इसमें टाइम नहीं लगेगा इसमें सोल्व करने में, 1 या 1.5 लाइन का क्वेश्चन सोल्व होगा, और केवल यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो। सेकंड देखोगे, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की निम्न में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये पूछा है। तो फर्स्ट है भी देखो, फर्स्ट लिख रखी है 1/4,
सेकंड लिख रखी है 20%, थर्ड लिख रखी है 1.2 और 4 लिख रखी है 0.3। देखते ही पता चल गया भाई ये वाली थर्ड वाली है वो इस किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बताया था आज शुरुआत में ही इस लेक्चर के शुरू में बताया था किसी की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 या 1 के बीच में या इनके बराबर ही आ सकता है। 1 से बड़ा नहीं आएगा और 0 से छोटा नहीं आएगा, और ये तो हमारा 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। किसी भी इवेंट का आंसर 1.2 नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से बड़ा है। ये हो गया अभी ये सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। अब सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई यानी वो लूडो खेलते हैं वो डाई है, अभी जब उसको उछालेंगे टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस यानी कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि उस पे 6 तक नोट होते हैं, लिखे होते हैं अभी कि 6 तक काउंटिंग होती है उसके ऊपर, तो 6 तक आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में कितने हो गए 6, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए अभी सैंपल स्पेस 6 हो गए। और फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने आ गए भी, ये हो जाएंगे भी, देखो कंपोजिट नंबर पूछा है, और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं 6 तक। कंपोजिट नंबर क्या होंगे जो 1 से और खुद से और किसी तीसरे से डिवाइड हो, यानी जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, जिसके कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर हो तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 3 फैक्टर वाले कौन कौन से हैं, फेवरेबल केसेस में क्या आ गया, एक तो आ जाएगा 4, देखो 1 2 तो नहीं होते, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 है वो 1 भी होता है उसका फैक्टर, 2 भी होता है, 4 भी, 3 हो गए। इसी तरह 5 के नहीं होंगे, 6 के भी 3 फैक्टर या 4 फैक्टर हो गए, 1 भी 2 भी 3 भी और 6, एक हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल केसेस हमारे पास 2, और सैंपल स्पेस का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6 ये, तो आंसर आ जाएगा 1/3, ये 1/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी in a simultaneous throw of a pair of dice find the probability of getting equal number equal। अच्छा भाई, 2 डाइस को आप एक साथ उछालते हो तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी वो फेवरेबल केसेस बनेंगे, देखो 36 बनेंगे। 36 कैसे बने, मान लिया 2 डाई है, आप उनको एक साथ उछाल दो, फर्स्ट डाई में 1 नंबर आ गया, फर्स्ट डाई में 1 नंबर आ गया, सेकंड में तो कुछ भी आ सकता है, सेकंड में 1 भी आ सकता है, सेकंड में 2 भी, सेकंड में 3 भी, सेकंड में 4 भी, सेकंड में 5 भी और सेकंड में 6 भी आ सकता है। ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आ जाए और सेकंड में कुछ भी आ जाए, तो 2 1 2 2 2 3 इस तरह करोगे तो यहाँ 2 6 आ जाए। या हो सकता है फर्स्ट में 3 आ जाए, 3 1 3 2 और 3 6 तक हो जाएगा। या ये हो सकता है फर्स्ट में 4 आ जाए, 4 1 4 2 4 6 तक। या ये हो सकता है फर्स्ट में 5 आ जाए, 5 1 5 2 5 6 हो जाए। या 6 1 6 2 6 6 आ जाए। तो इस तरह हमारे पास 36 केस हो गए, 6 केस ये 6 ये 6 6 6, तो टोटल सैंपल स्पेस 36 होते हैं 2 डाइस को जब उछालते हैं। 3 डाइस को उछालेंगे तो 216 यानी 6 की पावर 3, 1 था 6 था 2 है तो 6 की पावर 2 36 केस, और 3 को उछालेंगे तो 216 बढ़ जाएंगे, 4 को उछालेंगे तो
216 मल्टीप्लाई 6 1296 जो भी बढ़ते हैं वो आ जाएंगे आपके। ये ध्यान रखना भी इसमें। तो ये अभी तो हमारे फेवरेट सैंपल स्पेस में कितने केस हो गए? जब 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में आ जाएंगे 36 केस। अब दूसरा कहते हैं कि इक्वल नंबर हो, जब दोनों को उछाला है तो उनके ऊपर जो नंबर है वो इक्वल हो, तो इक्वल नंबर तो 6 ही हो सकते हैं। या तो दोनों के ऊपर फेवरेबल केस क्या आ जाएंगे, या तो दोनों पे 1 1 हो, या दोनों पे 2 2 हो, या दोनों पे 3 3 हो, या 4 4 हो, या 5 5 हो, या 6 6 हो। 6 केस हो गए। तो इक्वल नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल नंबर की क्या आ जाएगी? ऊपर तो सैंपल स्पेस फेवरेबल केसेस में 6 अपॉन सैंपल स्पेस 36 यानी 1/6 आंसर आ जाएगा। इसका 1/6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं भी। नेक्स्ट अभी in a simultaneous throw of a pair of dice find the probability getting the a sum which is perfect square ये बताना है। थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस उछाड़े तो वो उसी तरह भी सैंपल स्पेस कितना होगा 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम विच इज परफेक्ट स्क्वायर, एक ऐसा सम जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा सबसे पहले तो ये देखो भी जो परफेक्ट स्क्वायर हो कौन कौन, पहले तो 2 डाई पे जो नंबर आएंगे उनको उछाड़ेंगे हम, टॉस करेंगे तो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, उसका मैक्सिमम सम कितना आएगा जो उनके ऊपर नंबर आएंगे। यदि दोनों के ऊपर 6 6 आ जाए तो मैक्सिमम नंबर सम कितना आ जाएगा 12। तो 12 तक कितने नंबर ऐसे हैं जिन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है। एक तो 1 है, देखो पहले तो वो लिख लो, एक तो 1 है, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3 नहीं है, 4 2 भी नहीं है, अभी 4 है, 1 के बाद 4 ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 4 के बाद 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 10 11 12 भी नहीं, ये नंबर है हमारे पास। अच्छा 1 तो आएगा नहीं। जब 2 डाई उछाड़े और दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आए तो उनका सम 1 आए, ऐसा कुछ होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पे मिनिमम 1 1 तो आएगा और दोनों का सम 2 हो जाएगा, तो ये तो लेंगे नहीं। 4 हो सकता है, तो 4 क्या क्या नंबर आए कि एक तो आ जाए दोनों पे 2 2 आ जाए तब 4 आ सकता है, या 1 3 आ जाए और 3 1 भी आ जाए, पहले पे 1 सेकंड पे 3 या पहले पे 3 सेकंड पे 1 आ जाए तब भी 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 9 आने का क्या है 5 4 आ जाए या 4 5 आ जाए, या आपका और क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है ना 2 2 दोनों पे आ जाए, 1 3 3 1 आ जाए, 5 4 आ जाए, 9 हो जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर 4 5 आ जाए, ये भी हो जाए। या ये हो सकता है 6 3 आ जाए और 3 6 आ जाए, ये भी हो सकता है इसका परफेक्ट स्क्वायर का। तो ये भी या तो 2 2 आ जाए 4, या 1 3 आ जाए 4 बढ़ जाएगा, 3 1 आए तब भी 4 बढ़ेगा, 5 4 आ जाए दोनों पे तो 9 आ जाएगा, या 4 5 9 6 3 आ जाए। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए 3, तो ये 2 5 5 और 2 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/36 सैंपल फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस 7/36 इसका आंसर आ जाएगा जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है ये अभी देयर 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 8, 3 नंबर चूज किए 1 से 8 तक, हमारे पास काउंटिंग है 1 से 8 तक, उसमें से 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 8।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द थ्री चूजन नंबर टू बी कंजुगेटिव, कि तीनों नंबर कंजुगेटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले भी देखो भी 3 नंबर लेने हमने 8 नंबर तक, फिर सैंपल स्पेस यानी कितनी संभावना कि हम कितनी तरह से ले सकते हैं। पहले तो ये देखो 8 में से 3 नंबर कितने टाइम कितनी तरह से ले सकते हैं। तो इसके लेने के लिए हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। भी 3 नंबर चूज करने के लिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारे पास 8 चीज है, उसमें से 3 चीज लेनी है, कोई भी 3। भाई ये ले लिया हमने, जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 नंबर चूज करना है। हम तीनों ये भी ले सकते हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये या एक ये, कोई भी 3 नंबर किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। सैंपल स्पेस में यही है, तो वो कितनी तरह से ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी। वो कॉम्बिनेशन क्या होती है, 8 में से कोई 3 लेना। इसका मतलब क्या होता है, 8 में से 3 कितनी तरह से ले सकते हैं, वो होगा ऊपर 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब भी बताएंगे भी, अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है भी 8 से शुरू करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 1, 8 माइनस 3 मीनिंग मानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, यानी जहां पर भी दिया है वहां से लेकर 1 तक उसको खोलना, मल्टीप्लाई करना सभी की, वो फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो 8C3 का मतलब होता है 8 में से हमने 3 चीज कितनी तरह से ले सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इनटू में 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। यानी ये आ गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिखें भी, 8 7 6 5 और 4 3, यानी इसको हम 5 फैक्टोरियल तक खोल लिया। इसको लिख लिया 3 2 1 और ये 5 फैक्टोरियल है। इसको 5 फैक्टोरियल लिखा भी, कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 5 4 3 2 भी लिख सकते हो। तो ये 5 से तो 5 कैंसिल हुए, 3 2 6 से 6 और ये हो गया 56। 56 कॉम्बिनेशन बढ़ सकते हैं, कोई भी 3 नंबर चूज करें, इसमें से कोई भी 3 नंबर चूज कर लो। 53 ये 56 आपके टाइप से आप इसमें से चूज कर सकते हो। ये तो हो गए सैंपल स्पेस भी 56। अब इसमें से कंजुगेटिव हो तीनों नंबर, कंडीशन क्या हमें तो वो नंबर छाड़ने जो कंजुगेटिव हो। इसमें सारे नंबर आ गए 56 में और इसमें कंजुगेटिव वाले भी आ गए। कंजुगेटिव देखो, एक तो ये बन गई, ये तीनों ले लेंगे एक। दूसरा केस ये बन गया, ये तीनों ले लें। तीसरा केस बन गया, ये तीनों ले लें। चौथा केस बन गया, ये तीनों ले लें। पांचवा केस बन गया, ये तीनों ले लें। और छठा केस में बन गया, ये तीनों ले लें। 6 केस हो गए कंजुगेटिव के, लगातार नंबर लेने के। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजुगेटिव की कितनी आ गई भी, 6 अपॉन में 56, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 अपॉन 28। ये आंसर आ जाएगा भाई 3 अपॉन 28। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भी, देयर आर 2 dice are thrown simultaneously, the probability of obtaining a total score of 5, कि 2 डाई एक साथ उछाड़ी तो टोटल स्कोर 5 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। मान लिया हम, फिर पहले तो सैंपल स्पेस वही 36 मिल जाएगी, 2 डाई को एक साथ उछाड़ा। फेवरेबल केसेस जिनका सम 5 है, क्या क्या नंबर आए, तो एक तो हो गया पहले में 1, सेकंड में 4, या इसका अपोजिट करोगे तो 4 1। एक हो गया 2 3, ये हो जाएगा 3 2। यही हो गए 4 केस होंगे 5 आने का, जिनका सम है 5 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 5, इससे क्या हो गया 4 अपॉन 36 1 अपॉन 9। तो ये आंसर आ जाएगा भी 1 अपॉन 9। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है भी
3 फेयर कॉइन आर टॉस्ड। फेयर का मतलब जो ओरिजिनल कॉइन होता है वो ही। आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं भी, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बढ़ेंगे? 8। क्या क्या बढ़ेंगे वो देखो। पहले तो सैंपल स्पेस क्या बढ़ेंगे भी? H H H और H H T, H T H, T H H या T T H, T H T, H T T या T T T। ये 8 केस बनेंगे कि या तो तीनों पर हेड आ जाए, या 2 पे हेड 1 पे टेल। वो कितने केस हो गए? 3 केस हो गए। या 2 पे टेल 1 पे हेड, इस तरह भी आ सकता है, या तीनों पर ही टेल आ जाए। ये हो गए। आप क्वेश्चन क्या पूछा पहले में? अभी गेटिंग 1 टेल। गेटिंग 1 टेल है, ये टोटल सैंपल स्पेस तो हमारे पास 8 हो गए। 1 टेल वाले कितने हैं? 1 टेल वाले कितने? एक तो ये भी जिसमें केवल एक टेल है, एक ये और एक ये 3 ही केस है। 1 टेल वाले 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल वाले कितने आ गए? 3/8। फर्स्ट का आंसर ये है। सेकंड का क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड। सेकंड का देख लो। एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट कम से कम 1 हेड हो, 2 हेड हो वो भी, 3 हेड हो वो भी, सब चलेंगे। एटलीस्ट कम से कम 1 हेड हो। देखो 1 हेड हो, 1 हेड वाले कौन से हैं? 3 केस तो ये 1 2 3। एटलीस्ट 1 हेड, 2 हेड हो वो भी, या 3 हेड हो वो भी। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड के कितने हो गए? 7/8। ये आंसर आ जाएगा 7/8। नेक्स्ट अभी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। थर्ड केस है एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड के कितने केस हैं? एटलीस्ट 2 हेड के देखो, ये तो 1 हेड के थे, इसमें हेड है ही नहीं, तो 2 हेड के एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये 3। और एटलीस्ट का मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हो गए 4 केस हो गए। तो इसके 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भी? 2 हेड की हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट अभी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। Getting at least 1 head and 1 tail. At least 1 head और 1 tail। 1 head और 1 tail। कम से कम 1 हेड और 1 टेल तो हो ही हो, 2 हो कोई भी चीज नहीं। तो देखो 1 हेड है और 1 टेल है इसके अंदर, है ना भाई। 2 हेड भले ही हो, 1 हेड और 1 टेल तो है। इसके अंदर भी 1 हेड 1 टेल है, इसके अंदर भी 1 हेड 1 टेल है, इसके अंदर भी 1 हेड और 1 टेल तो है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो टोटल 6 हो गए। तो ये 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और 1 टेल की कितनी आ गई? 6/8 यानी 3/4। ये हो गया भाई। नेक्स्ट है भी गेटिंग मोर हेड देन द नंबर ऑफ टेल। मोर हेड होना चाहिए देन द नंबर ऑफ टेल। टेल से ज्यादा हेड होने चाहिए। टेल से ज्यादा हेड किस किस में है? देखो इसमें भी है टेल से ज्यादा 1 2 3, वो तो इक्वल है 3 और 1 ये भी 4। इसमें आपके टेल है 4 है। हेड से टेल से तो ज्यादा है, इसमें केवल हेड है, लेकिन टेल से तो ज्यादा हेड है। इसमें भी 2 हेड है टेल 1, इसमें 2 हेड है 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, इसमें 1 2 टेल है, उसमें टेल है। तो ये तो आएंगे नहीं। तो इसमें 5th में क्या आ जाएगा? मोर। ये क्या लिख रखा है? मोर हेड देन टेल। हेड से ज्यादा, टेल से ज्यादा हेड होने चाहिए। तो हेड के वाले केस कितने? 4। तो 4/8 1/2। इसका 1/2 फिर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे भी प्रोबेबिलिटी के।
जब भी सोल्व करोगे आराम से सोल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम है तो आप शेयर करना भी। थैंक यू।